हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 023 का ब्लॉक 3 का यूनिट 4 का सेकेंड पार्ट करेंगे। साइको ड्रामा से स्टार्ट करेंगे। साइको ड्रामा क्या है? साइको ड्रामा एक तरह की ऐसी अप्रोच है जिसमें हम ड्रामा के थ्रू जो है क्लाइंट्स की एक ग्रुप के रूप में एक दूसरे को सेमी सर्कल फॉर्म में एक दूसरे के रोल प्ले करते हैं और ड्रामा के थ्रू और क्या करते हैं कि उनकी जो पेंटअप इमोशंस होती हैं थ्रू कैथार्सिस होती है वो बाहर आती है। तो बहुत अच्छी टेक्निक है। हमने आपको याद होगा हमने ड्रामा थेरेपी की थी। ये वही है कि साइको ड्रामा इज एन अप्रोच इन विच द क्लाइंट एक्ट्स आउट और ड्रामेटाइजेस पास्ट प्रेजेंट और एंटिसिपेटेड लाइफ सिचुएशन एंड रोल। अपनी लाइफ की सिचुएशन क्या रोल है उनको प्ले करते हैं वो। एंड दिस इज डन इन एन अटेम्प्ट टू गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं, अचीव इमोशनल रिलीज का मतलब क्या है, कैथार्सिस एंड डेवलप बिहेवियरल स्किल्स। इस टाइप से वो क्या करते हैं कि डिफरेंट रोल्स को करते हैं एक दूसरे की के रोल को प्ले जब वो करते हैं तो अपनी इमोशंस को बाहर निकालते हैं। और उनको जो इससे क्या होता है कि काउंसलर को भी हेल्प मिलती है, थेरेपिस्ट को भी हेल्प मिलती है उनको उनकी हेल्प करने में, उनकी प्रॉब्लम को देखने में। तो साइको ड्रामा इज प्राइमरी ग्रुप अप्रोच। इट ऑल्सो हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू रियलाइज देयर रोल इन लाइफ। उनका अपनी लाइफ में क्या रोल है। द काउंसलर राइट्स द स्क्रिप्ट्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स एंड डायरेक्ट। वो क्या करता है, जो काउंसलर है वो डिफरेंट जो मेंबर है उनकी सबकी प्रॉब्लम सुन के वो स्क्रिप्ट तैयार करता है और उसके बाद क्या करता है, सबको रोल देता है। तो उसमें क्या होता है, द ग्रुप मेंबर स्टैंड इन ए सेमी सर्कल एंड प्ले द स्क्रिप्ट। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे का रोल प्ले करते हैं एंड बाय द डायलॉग डिलीवरी दे कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स बेटर। जब एक दूसरे का रोल प्ले करते हैं तो एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम है। एंड दे आर ऑल्सो मोटिवेटेड टू चेंज देयर रोल्स फ्रॉम फादर टू डॉटर, ब्रदर टू सिस्टर, मदर टू फादर। एंड कहने का मतलब है कि वो डिफरेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। एंड इन दिस रोल रिहर्सल्स आर यूज्ड विच आर कंसीडर्ड बेनिफिशियल टू अंडरस्टैंड। इस तरह से क्या होता है, उनकी जो लाइफ की जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है उसके बारे में समझा जाता है और उनके डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनको एंड उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशन कैसे हैं उन सब के बारे में समझने में हेल्प मिलती है। तो सिग्निफिकेंट इवेंट्स आर एनेक्टेड टू हेल्प द क्लाइंट टू गेट इन टच विद रिकॉग्नाइज एंड अब ऐसी फीलिंग जो कि अनरिकॉग्नाइज जिनके बारे में पता ही नहीं है, जो उन्होंने एक्सप्रेस ही नहीं की है, अब वो क्या करते हैं, वो उनको जब एक दूसरे का रोल प्ले करते हैं तो उनको समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है, उसको जिसको बाहर निकाल पाते हैं, अपनी पेंटअप इमोशंस को वो जो है बाहर निकाल पाते हैं। तो प्रोवाइडेड चैनल फॉर द फुल एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग्स एंड एटीट्यूड एंड टू ब्रॉडन द रोल रेपर्टर। इसका मतलब ये कि वो एक दूसरे का जब रोल प्ले करते हैं तो अपनी फीलिंग को भी वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिससे कि जो है उनको हेल्प मिलती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाते हो तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व हो जाती हैं। तो इंटीग्रेटेड इनटू अदर सिस्टम सच एज साइकोडायनामिक, एक्सपीरियंशियल एंड कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोचेस, साइको ड्रामा ऑफर्स ए मोर। क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस होता है इनको क्लाइंट्स को, तो ये क्या होता है, जो एक्सपीरियंशियल प्रोसेस होता है, एडिंग इमेजरी को इमेजिन करते हैं, एक्शन करते हैं, डायरेक्ट इंटरपर्सनल एनकाउंटर, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इन टर्न साइको ड्रामा कैन यूटिलाइज मेथड्स डिराइव फ्रॉम अदर एक्सपीरियंशियल अप्रोचेज एंड कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोचेज। अभी जब कॉग्निटिव अप्रोच भी यूज़ हो रही है और इसके अलावा इसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस उनको हो ही रहा है। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंट इस तरीके से जो है उनको जो एक दूसरे का रोल प्ले करते हैं तो उनको काफ़ी हेल्प मिलती है, काउंसलर को भी को ठीक करने में भी और खुद को भी अपने आप में इंसाइट को गेन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू ब्लैटनर ए मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइको ड्रामा इज डैट इट सपोर्ट्स द ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड टेक्निकल इक्लेक्टिज्म। अब कहते हैं कि इसमें क्या होता है, क्योंकि हमने जब बात कर रहे हैं हम उसकी इलेक्ट्रिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह में क्या होता है, हम इसको क्योंकि टेक्निक जो है ये कि हमें कैसे इसको ड्रामा के थ्रू उनकी इमोशंस को बाहर निकालना है। तो ये भी जो है एक साइकोथेरेपी की बहुत अच्छी अप्रोच है। एंड प्रैक्टिशनर्स आर चैलेंज टू ड्रॉ ऑन वट। उसमें क्या होता है कि प्रैक्टिशनर्स कौन है, जो हमारे थेरेपिस्ट होते हैं, आर चैलेंज टू ड्रॉ ऑन वट एवर टूल्स विल बी यूजफुल, कि ऐसी सिचुएशन में कौन से टूल उनको यूज़ करने पड़ेंगे। तो साइको ड्रामा इज बेस्ट व्यूड एज एन ऑप्शनल सेट ऑफ टूल रादर देन ए सिंगल। क्योंकि इसमें क्या होता है कि साइको ड्रामा में ग्रुप की अप्रोच है, इसमें किसी एक अप्रोच की नहीं, बल्कि इसमें हम कॉग्निटिव अप्रोच को भी यूज़ करते हैं, बिहेवियर को भी यूज़ करते हैं, एक्सपीरियंस को भी वो गेन करवा रहे हैं।
तो जब हम एक्सपीरियंशियल की बात करते हैं तो हमने डिफरेंट, फिर हमने एडलर की अप्रोच पढ़ी है जो कि फिनोमेनोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो डिफरेंट जैसी जैसी अप्रोच होती है, हम कहने का मतलब है कि ये भी एक तरह का जो है इक्लेक्टिक अप्रोच का ही एक पार्ट है। तो साइको ड्रामा यूजेज अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स डिजाइन टू इंटेंसिफाई फीलिंग्स, क्लैरिफाई इम्प्लिसिट बिलीफ, अपना क्या उनका बिलीफ सिस्टम है, क्या अपने उसके अवेयरनेस को अवेयर करवाना, उनको इंक्रीज करवाना, प्रैक्टिस न्यू बिहेवियर, ताकि उनके जो नए बिहेवियर उनके अंदर आ सके। तो साइको ड्रामा में वो उस ढंग से काम करते हैं ताकि अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको समझ पाएँ, बाहर निकाल पाएँ। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ साइको ड्रामा क्या होता है, रोल रिवर्सल, क्योंकि वो एक दूसरे का रोल करते हैं। अपना खुद का वो रोल नहीं कर रहे, वो सामने वाले का रोल कर, उनका रोल कोई और कर रहा है। जब रोल रिवर्स होते हैं तो वो अच्छे से कर पाते हैं और सामने वाला को भी उनको समझने में इजी हो जाता है, क्योंकि वो जब खुद किसी और का कर रहे हैं तो और अच्छे से उस चीज़ को कर पाते हैं। तो विच इन्वॉल्व द क्लाइंट टेकिंग ऑन द पार्ट ऑफ द another person. Through reversing roles with a significant person, the client is able to formulate significant, अच्छे से इमोशनल एंड कॉग्निटिव इंसाइट जो होती है उसके अंदर आ पाती है, क्योंकि वो रिलेशनशिप में, अब क्योंकि अगर 4 लोग हैं, 4 लोग जो हैं किसी हर एक की प्रॉब्लम अलग अलग है, तो चारों जो है जब किसी और का रोल प्ले करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उनकी जो इमोशनल पार्ट है, कॉग्निटिवली वो हर, क्योंकि वो अपने बारे में जरूर जब अपना करते हैं तो ज़्यादा उनको दिक्कत होती है कि जब वो किसी और के करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो वेरिएशंस ऑफ रोल प्लेइंग एंड द रोल रिवर्सल हैव मैनी यूजेस इन बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप, दोनों में। क्योंकि हम जब ड्रामा थेरेपी की बात कर रहे हैं तो इसमें, और अगर खाली हम एक रोल प्ले की बात करते हैं तो इंडिविजुअल की हम बात करते हैं, रोल रिवर्सल की बात करते हैं तो हमें ग्रुप काउंसलिंग में दोनों में ही ये यूज़ होती है। तो ए फ्यू अदर टेक्निक्स ऑफ साइको ड्रामा दैट प्रैक्टिशनर्स कैन यूटिलाइज, जिनमें क्या सेल्फ प्रेजेंटेशन, अपनी खुद को प्रेजेंट कर पाते हैं, है ना, अकेलेपन को दिखा पाते, कोचिंग है, मॉडलिंग है, रोल ट्रेनिंग है, बिहेवियर रिवर्सल है, एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन, कैसे अपने फ्यूचर को देखते, उन सबको यहाँ इन्होंने क्या किया, साइको ड्रामा। काफ़ी अच्छा है ये, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है ये। देन कम टू एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब क्या है, जो भी हम काउंसलिंग की कोई भी हम टेक्निक को यूज़ करें, लेकिन उसका मेन पर्पस क्या है, जो क्लाइंट को ठीक करना, क्लाइंट को हेल्दी फील कराना, उसको मेंटली साउंड फील करना, उसमें इंसाइट गेन करना। तो कहने का मतलब क्या है कि केस अप्रोच टू काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, द काउंसलर शुड बी, काउंसलर के बारे में क्या है, वो काउंसलिंग शुड बी, काउंसलिंग जो है दैट शुड बी एक्शन ओरिएंटेड। का मतलब क्या है, वट एवर टेक्निक्स द काउंसलर यूजेज, मेन उसका पर्पस क्या होना चाहिए, इट शुड चेंज द पर्सन इन ए पॉजिटिव वे। ये हमारा क्या होता है कि इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये हम कोई भी टेक्निक को यूज़ करते हैं, लेकिन मेन हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि हमारा जो पर्सन है, जो काउंसलर, जो क्लाइंट है, वो पॉजिटिव वे में उसको लेके आना है। तो क्लाइंट शुड बी एबल टू प्रैक्टिस एंड परफॉर्म सो एज टू मेक देम, उनको मेंटली उनको हेल्दी रखना है। द टेक्निक शुड बी इजीली अडेप्टेड बाय द क्लाइंट टू द सिचुएशन कंसर्न एंड इट शुड बी सुटेबल टू द इमोशनल स्टेट ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट जिस सिचुएशन से निकल रहा है, जो उसकी इमोशनल स्टेट है, उसके साथ उसके हिसाब से वो सुटेबल होनी चाहिए। अब बात करते हैं मल्टी मॉडल थेरेपी की। मल्टी मॉडल जो है ये लजारस ने दी है। इन्होंने क्या कहा कि डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ करके उन्होंने, आर्नोल्ड लजारस ने इसके फाउंडर थे, उन्होंने ये जो है अप्रोच दी है। उन्होंने क्या कि बेस्ड ऑन द सोशल लर्निंग थ्योरी, लजारस एंडोर्स टेक्निक्स फ्रॉम जस्ट अबाउट ऑल ऑफ द थेरेपी मॉडल। उन्होंने क्या किया कि एक सब डिफरेंट अप्रोच, हमने इलेक्ट्रिक की बात की, ये भी उसी का एक पार्ट है। मल्टी मॉडल्स में डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके इन्होंने भी क्या किया, एक सिस्टमेटिक वे में कॉम्प्रिहेंसिवली होलिस्टिक अप्रोच बना दी। इसको, इनके अप्रोच को क्या है, मल्टी मॉडल थेरेपी कहते हैं। इसमें क्या है कि इन्होंने इन दिस इंटीग्रेटिव मॉडल ही कीप्स एडिंग न्यू अब इन्होंने क्या किया, शुरू में तो सोशल लर्निंग थ्योरी के साथ इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, फिर बाद में उन्होंने क्या किया, ही केप्ट ऑन एडिंग न्यू टेक्निक कॉन्स्टेंटली वाइल रिफाइनिंग द एग्जिस्टिंग। ओल्ड जो चल रही थी एग्जिस्टिंग, उनको रिफाइन करके न्यू टेक्निक जो है उनमें ऐड करते चले गए। तो उन्होंने क्या कि बेस्ड ऑन बिहेवियर थेरेपी और सोशल लर्निंग थ्योरी, उन्होंने क्या किया था, इंटीग्रेटिव मॉडल दिया था। अब क्या, द काउंसलर मस्ट अंडरस्टैंड द होल केस हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी एंड फैमिली स्ट्रक्चर ऑफ द क्लाइंट। द स्ट्रेटजीज ऑफ द थेरेपी आर प्लान। क्लाइंट की जो पर्सनैलिटी है, क्या क्लाइंट की पर्सनैलिटी है, क्या उसकी फैमिली हिस्ट्री है, उसी के बेस के ऊपर क्या होता है, स्ट्रेटजीज जो होती है वो प्लान की जाती हैं। द काउंसलर शुड मेक ए फ्रेमवर्क ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डिफरेंट अप्रोचेज
टू गिव इंटेरोगेटेड एंड रैशनल ट्रीटमेंट इलेक्टेड। डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर, जैसे हमने भी पीछे किया था कि डिफरेंट टेक्निक्स को वो अगर वो टेक्निक्स को यूज़ करे तो उनका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए कि वो किन किन को कैसे यूज़ कर रहा है, कैसे फिर उसको वो यूज़ करेगा उसको ट्रीट करने में काउंसलर को की नीड के हिसाब से। रैशनल ट्रीटमेंट इन इक्लेक्टिक काउंसलिंग, द काउंसलर मस्ट सेलेक्ट एंड अप्लाई दोज टेक्निक्स ऑन विच द काउंसलर हैज़ द बेस्ट। अब कह रहे हैं कि काउंसलर को उन्हीं को यूज़ करना चाहिए, उन टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए जिसमें उसकी बेस्ट एक्सपर्टीज़ होती है। इन द टेक्निक्स यूज्ड शुड बी इन अकॉर्डेंस टू फिजिकल। अब कहते हैं जो टेक्निक्स वो यूज़ कर रहा है उसके बेस्ट एक्सपर्टीज़ की, उसके बेस के ऊपर क्या है, ऐसा भी हो कि जो कि क्लाइंट की फिजिकल मेंटल स्टेटस के भी हिसाब से हो कि वो ठीक है। हम कह रहे हैं काउंसलर की तो एक्सपर्टीज़ है ही है, लेकिन जो क्लाइंट है उसकी मेंटल स्टेट क्या है, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, उसको देखते हुए उनको अप्लाई करना चाहिए। इन मैनी रिस्पेक्ट REBT रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जो हमने की थी ना एरनबर्ग की, कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इक्लेक्टिक थेरापेटिक प्रैक्टिस। REBT जिसमें मैंने किया था ABCDE मॉडल किया था। न्यूमरस कॉग्निटिव इमोटिव एंड बिहेवियर टेक्निक्स कैन बी एम्प्लॉयड इन चेंजिंग वंस इमोशंस। आपको याद होगा हमने एग्जांपल किया था, एक बच्चा है उसकी मदर उसको डांट देती है, तो उसमें क्या होता है कि मदर जब वो माँ उसको डांटती है तो बच्चा क्या कहता है, उसमें कहता है कि नहीं माँ ने मुझे क्यों डांटा, तो ये उसमें नेगेटिव इरेशनल बिलीफ सिस्टम आ जाता है, उसमें नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है। फिर वो इंटरवीन, उसका जो थॉट सिस्टम होता है इंटरवीन करता है कि नहीं माँ ने हो सकता है मेरे भले के लिए डांटा होगा, तो नहीं तो माँ मुझे प्यार भी तो बहुत करती है। जब डिस्प्यूट चलता है हम इंटरवीन करते हैं तो एक नई इफेक्ट आता है, नई तरह का इफेक्ट आता है जिसमें हम क्या करते हैं अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उसके हिसाब से, और एक अच्छा पॉजिटिव थॉट आता है हमारे अंदर नेगेटिव थॉट से। तो इस टाइप का क्या था REBT में हमने यही किया था, किस ढंग से हमारा कॉग्निशन इमोटिव एंड बिहेवियर टेक्निक होती है, हम जब इनको एम्प्लॉय कर लेते हैं तो किस ढंग से हमारा जो कॉग्निशन है उसको ठीक किया जाता है। तो ये इन्होंने कहा है कि इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एरनबर्ग की भी बात की है, जो एरनबर्ग की हमने थ्योरी की थी, कैसे हमारी क्रुक थिंकिंग होती है, कैसे मेरा ऑटोमेटिक थॉट सिस्टम होता है हमेशा वो नेगेटिव होता है, कैसे हमने उसको उस थिंकिंग को हम कैसे ऑटोमेटिक थॉट सिस्टम को कैसे हम नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके आते हैं। तो एरनबर्ग की कॉग्निटिव थेरेपी इज ट्रूली एन इंटीग्रेटिव अप्रोच सिंस इट ड्रॉज फ्रॉम सो मैनी डिफरेंट मोडलिटीज ऑफ द साइकोथेरेपी। कैसे हम इरेशनल से हम रैशनल की बात करते हैं, हाउएवर कॉग्निटिव अप्रोचेज इज लाइक ए ब्रिज बिटवीन साइकोडायनामिक, क्योंकि जो कॉग्निटिव अप्रोच है वो एक तरह से साइकोडायनामिक अप्रोचेस का और बिहेवियरल अप्रोचेस दोनों के बीच में ब्रिज है। और यही जो हम जब इक्लेक्टिक की बात करते हैं, मल्टी मॉडल की बात करते हैं, इंटीग्रेटिव की बात करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं साइकोडायनामिक या साइको एनालिसिस या हम बिहेवियर अप्रोचेस की ही हम ज़्यादा बात करते हैं। दो हम स्टार्टिंग थे भले ही सोशल लर्निंग थ्योरी से हुई थी एल्बर्ट बेंडोरा की या हम बाकी अप्रोचेस की जैसे हमने बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दो अप्रोच होती हैं दैट आर वेरी मच कंसर्न विद द वेरी मच कोरिलेटेड विद द इक्लेक्टिक अप्रोच, वाइल कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोचेज आर मोर फोकस्ड स्ट्रक्चर्ड एंड टाइम बाउंड। साइकोडायनामिक अप्रोचेज क्या होते हैं, नॉन स्ट्रक्चर, कहते हैं बिहेवियर अप्रोच जो होती है तो काफ़ी फोकस्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, टाइम बाउंड है, लेकिन जो साइकोडायनामिक होती है डेट आर नॉट स्ट्रक्चर्ड टू सम एक्सटेंड एट नॉट टाइम बाउंड। क्योंकि हमने पढ़ा है कि साइकोडायनामिक अप्रोच तो कई साल चलती हैं, सालों साल चलती हैं, काफ़ी बड़ी अप्रोच होती है, इंटेंसिव थेरेपी होती है ये, तो उसके बारे में इन्होंने कहा है। अब क्या कि रियलिटी थेरेपी क्या होती है और चॉइस थेरेपी क्या होती है। नॉर्मली क्या होता है हम फिनोमिनोलॉजिकल की बात करते हैं, एग्जिस्टेंशियल की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, या हमारी एग्जिस्टेंस क्या है। इन्होंने क्या कहा है कि जो रियलिटी थेरेपी है वो क्या कहती है, ये दोनों को साथ लेके चलती है। इफ़ द फिनोमिनोलॉजिकल एंड एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव आर कंसीडर्ड हियर द फोकस इन व्हाट द एक्सपीरियंस। फिनोमिनोलॉजी का मतलब क्या है, एक्सपीरियंस, और एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या कि हमारी एग्जिस्टेंस क्या है। लेकिन रियलिटी थेरेपी क्या होती है, रिक्वायर्स बोथ दिस एस्पेक्ट्स। उसमें हम एक्सपीरियंस की भी बात करते हैं, हम अपने एग्जिस्टेंस की भी बात करते हैं। तो और इसके अलावा जो चॉइस थ्योरी है वो क्या कहती है, क्लाइंट्स टू एक्सेप्ट देयर पार्ट इन एक्चुअली क्रिएटिंग देयर फीलिंग्स, कि जो हम जो भी सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, डिप्रेशन इज़ नॉट समथिंग दैट सिंपली हैपन्स टू पीपल बट ऑफन रिजल्ट ऑफ हम क्या क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, ये उसका रिजल्ट होता है, ना कि हमारे साथ। हम कहते हैं कि इसको डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब ये नहीं कुछ ऐसी कोई बीमारी या कोई उसको कुछ समथिंग हैपनिंग विद हिम और हर, बल्कि क्या होता है हम कैसा कर रहे हैं, कैसा बिहेवियर है हमारा, कैसा हम सोच रहे हैं, यानी कॉग्निशन
और बिहेवियर दोनों के मिल के इन्होंने क्या है जो है इक्वल टू डिप्रेशन। इन्होंने इसके लिए कहा है कि डिप्रेशन क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे साथ हो रही है, बल्कि हम कैसा सोच रहे हैं, कैसा हम बिहेव कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। ग्लासर ने क्या कहा है, क्योंकि रियलिटी थ्योरी जो है वो ग्लासर की है, स्पीक्स ऑफ डिप्रेसिंग और एंगरिंग, कि डिप्रेशन और एंगरिंग जो है रादर दैन बीइंग डिप्रेस्ड, कहते हैं रादर दैन बीइंग डिप्रेस और बीइंग एंग्री को की जगह उन्होंने कहा कि डिप्रेसिंग या एंगरिंग का मतलब क्या है, एज एक्टिव चॉइस दैट ए क्लाइंट मेक्स रादर दैन रिजल्ट ऑफ बीइंग ए पैसिव। कहते हैं हमारी चॉइस क्या है, हम कैसे अपने आप को पॉजिटिव में को चूज़ करते हैं, नेगेटिव को चूज़ करते हैं। उन्होंने कहा है कि चॉइस तो क्या कहते हैं कि हाउ पीपल थिंक एंड एक्ट, कैसे लोग सोचते हैं, क्या वो बिहेव करते हैं, इस तरह से इट शेयर्स मैनी ऑफ द थीम्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच। कहते हैं डिप्रेशन क्यों होता है, ये कोई बीमारी नहीं है जो हमारे साथ हो गई है, बल्कि हम जैसा सोचते हैं, कैसा हम बिहेव करते हैं, तब हम क्या होते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बिहेव करते हैं, नेगेटिव हमारा बिहेवियर होता है, तो हम डिप्रेशन हमारे को हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। एंड ऑल बिहेवियर्स आर मेड अप फॉर इनसेपरेबल बट डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। कौन से, एक्टिंग, हम कैसे एक्ट करते हैं, थिंक कैसे करते हैं, फील कैसे करते हैं, हमारी फिजियोलॉजी कैसी है। द की टू चेंजिंग ए क्लाइंट्स टोटल बिहेवियर लाइज इन चूजिंग टू चेंज वट ही और शी डूइंग। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कहते हैं हमारा जो टोटल बिहेवियर होता है, ये क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है कि हम क्या चूज़ करते हैं, जैसे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। दीज आर द बिहेवियर दैट ए पर्सन कैन कंट्रोल। हम इसमें हमारी चॉइस होती है, हम अपने बिहेवियर को, अपनी थिंकिंग को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इफ क्लाइंट्स मार्क change the doing and thinking component, then the feeling and physiological component will change as well। अगर हम अपनी थिंकिंग को ठीक कर लेते हैं, अपने बिहेवियर को ठीक कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे इमोशंस और हमारा फिजियोलॉजिकल पार्ट जो होता है ऑटोमेटिकली हम हेल्दी पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो चॉइस तो ये क्या कहती है, हम खुश रहें या ना रहें, ये हमारी खुद की चॉइस होती है, ना कि हमें ये चीज़ मिलती है। वैसे जैसे हम सोचते हैं, जैसा हम बिहेव करते हैं, वैसे ही हमारी क्या होती है, इमोशंस हो जाती है, वैसे हमारी फिजियोलॉजिकल हो जाती है। अब नेक्स्ट है फेमिनिस्ट अप्रोच। फेमिनिस्ट अप्रोच में क्या कहते हैं कि इनमें क्या होता है कि हमारा जो हमारा बहुत पुराना सिस्टम चल रहा है पेट्रार्की, जिसमें हम बोलते हैं कि हम जैसे हम कहते थे कि लेडीज़ को कुछ ये मानते थे कि इक्वलिटी की बात हम नहीं करते थे, है ना। इसमें क्या होता है, उस सिस्टम को तोड़ना। द मेजर गोल इसका क्या होता है, रिप्लेस दी current patriarchal system with feminist consciousness and thus create a society that values equality in relationship। यानी फीमेल और मेल की इक्वलिटी की बात करती है फेमिनिस्ट थेरेपी, जिसमें कहाँ जो लेडीज़ जो होती हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, ना कि उसके बारे में जो हम पहले चला रहा था सोसाइटी में कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। तो सम ऑफ द स्ट्रेटजीज आर यूनिक टू फेमिनिस्ट थेरेपी सच एज जेंडर रोल एनालिसिस एंड इंटरवेंशन, power analysis and intervention, assuming a stance of advocate in challenging conventional जो हमारे पुराने विचार थे, एटीट्यूड थे toward appropriate roles for women and encouraging clients to take social action। यानी मेन इन्होंने क्या किया, फीमेल को ऐसी सोसाइटी जिसमें पुराना जो सिस्टम आ रहा है, हमारा पेट्रियार्कल सिस्टम आ रहा है, उसको रिप्लेस किससे करें, फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस से, फीमेल के इक्वल राइट से। तो थेरेपिस्ट विद द फेमिनिस्ट ओरिएंटेशन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बिकम अवेयर ऑफ द टिपिकल जेंडर रोल मैसेज। कितना ज़रूरी है उस कि जेंडर रोल के जो मैसेज है सब तक पहुँचाना क्लाइंट तक, ताकि जो है उनके दिमाग में जो पुराना जो चला आ रहा है उसको वो तोड़ सकें। अकॉर्डिंग टू सिस्टेमेटिक अप्रोच एंड इंडिविजुअल डिसफंक्शनल बिहेवियर ग्रोज आउट ऑफ द इंटरैक्शनल यूनिट ऑफ द फैमिली, द कम्युनिटी एंड सोशल। इस कारण से होता है कि हमारा जो चला आ रहा है फैमिली में, हमारे कम्युनिटी में, हमारे सोशल सिस्टम में, हम जैसे उनसे बातचीत करते हैं, उस कारण से हमारा जो डिसफंक्शनल बिहेवियर होता है वो चला आ रहा है। द सॉल्यूशंस टू एन इंडिविजुअल, इसलिए क्या करें, द सॉल्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम नीड टू बी डिसाइड, अब उसको डिज़ाइन करना है उस टाइप से किसी के कॉन्टेक्चुअल पर्सपेक्टिव से जिसमें वुमेन के और मेन का दोनों का राइट जो है वो इक्वल हो। तो फेमिनिस्ट काउंसलर क्या होता है, अप्लाई डिफरेंट इंटरवेंशन। फॉर एग्जांपल वो रोल प्ले करके दिखाते हैं, बिब्लोथेरेपी हो गया, एसर्टिव कि अपनी कंफर्म ये बात करनी है, एसर्टिवली इस बात को मनवाना है, बिहेवियर रिहर्सल हो गया, कॉग्निटिव जो उनकी नेगेटिव सोच है उसको रिस्ट्रक्चर करना है, पॉजिटिव सोच में उसको कन्वर्ट करना है, साइकोड्रामेटिक टेक्निक्स होती हैं, आइडेंटिफाइंग एंड चैलेंजिंग
अनटेस्टेड ऐसे जिन जो पुराने चले आ रहे हैं, जिनका कोई टेस्ट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई एम्पेरिकल कोई स्टडी नहीं हुई, लेकिन वो चले आ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, उनको चैलेंज करना। तो फैमिली थेरेपी जो होता है, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स कैन बी अप्लाइड टू रेंज ऑफ थेराप्यूटिक मोडेलिटी सच एज इंडिविजुअल थेरेपी करना, कपल काउंसलिंग करना, फैमिली थेरेपी की इसमें आती है, बात करते हैं हम ग्रुप काउंसलिंग की, हम बात करते हैं कम्युनिटी इंटरवेंशन, कम्युनिटी के अंदर जो आ रहा है उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। तो बहुत फेमिनिस्ट and systematic approaches are based on the assumption that individuals are best understood within the context of relationship. Most of the traditional counseling theories do not place a प्राइमरी फोकस ऑन द रोल ऑफ सिस्टमेटिक फैक्टर्स इन द इन्फ्लुएंसिंग। कहने का मतलब ये है कि ये जो अप्रोच है, क्या कहते हैं, हमारे इसके ऊपर फोकस करते हैं कि हमारे एक दूसरे से रिलेशन कैसे हैं, मैन और वुमेन दोनों कितने इक्वल हैं, हमें किस ढंग से आज की डेट में जो है उनकी कई बार जो क्लाइंट को दिमाग में चला आता है कि मैं तो आदमी हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो सब जब उसको शादी होती है, उसकी मैरिज होती है, उसकी फैमिली में उसको वो सब चीज़ें नहीं मिलती, तो उसको प्रॉब्लम होती है। तो उस चीज़ को तोड़ना, तो फैमिली थेरेपी क्या कहती है, सिस्टमेटिक थेरेपी क्या कहती है कि आप उस सिस्टम को तोड़ना, उनको अवेयर कराना कि नहीं, आज की डेट में मैन और वुमेन दोनों इक्वल है। अब क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इक्लेक्टिक काउंसलिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम खुद भी कहें तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल टेक्निक्स। हमें सब तरह के उसको इंक्लूड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन इज नेसेसरी टू हेल्प क्लाइंट थिंक अबाउट द बिलीफ एंड एजम्पशन टू एक्सपीरियंस ऑन ए फीलिंग लेवल देयर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रगल्स टू ट्रांसलेट। कहने का मतलब ये है कि इसमें ये जो इफेक्टिव काउंसलिंग कौन सी होती है, इसमें हम कॉग्निटिव को भी इन्वॉल्व करते हैं, इफेक्टिव को भी करते हैं, बिहेवियर को भी। कॉग्निटिव की हम बात करते हैं तो एरनबैग की है REBT अप्रोच हो गई। इफेक्टिव में हम इमोशनल पार्ट की बात करते हैं। अगर बिहेवियर की बात करते हैं तो कहते हैं हमारा जो डिज़ायर्ड बिहेवियर होता है उसको हम कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, अपने जो नेगेटिव बिहेवियर होता है, मेल एडेप्टिव बिहेवियर होता है, उससे हम डिज़ायर्ड बिहेवियर में कैसे, क्योंकि हम यही पढ़ते हैं बिहेवियर अप्रोच के अंदर कि जो बिहेवियर होता है डेट इज़ एक्वायर्ड, डेट इज़ लर्न, और कैसे हम उसको अनलर्न करते हैं मेल एडेप्टिव बिहेवियर को। अब जैसा क्लाइंट की जैसी नीड होती है उसी के हिसाब से हम उसको ट्रीट करते हैं। तो इक्लेक्टिक अप्रोच में क्या होता है कि इट हेल्प क्लाइंट्स टू थिंक अबाउट कॉग्निटिवली, इफेक्टिवली एंड बिहेवियरली। तो ये क्या हो गया हमारा, एक तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट में वो क्या है कि एक हमने इसको यहाँ पे कर दिया। सेकंड कौन सा, नो वन theoretical model can adequately address the wide range of problem। ये प्रेस्टन ने कहा है कोई भी एक थ्योरेटिकल मॉडल जो होता है वो सिर्फ काफ़ी नहीं होता क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझने में। तो उसके लिए क्या होता है, असेंशियल क्या होता है, ही इज इट असेंशियल फॉर थेरापिस्ट टू हैव ए बेसिक गैस्प ऑफ द वेरियस थेराप्यूटिक। डिफरेंट जो मॉडल हैं उनका बेसिक नॉलेज उनको देख ले, और उसके बाद उसके बेस के ऊपर दैन टू हैव एट द डिस्पोजल एक नंबर ऑफ। उसके लिए जब इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज को लेता है तो उसके हिसाब से डिफरेंट टेक्निक्स को लेकर उनके क्लाइंट की प्रॉब्लम्स के हिसाब से जैसा जिसकी जरूरत है उसको यूज़ कर ले। एक हम अपनी ओर से भी कर सकते हैं कि बेनिफिशियल फॉर डिफरेंट कल्चर्स, हमें यहाँ पे नहीं दे रखा, इसमें कल्चर का भी यूज़ ऑफ डिफरेंट कल्चर जो हमने भी पीछे भी किया था। कल्चर में आप इसको इस पॉइंट को खुद भी डाल सकते हो। इसके अलावा आप एक और भी कर सकते हो कि डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए भी कर सकते हैं इसको, डाइवर्स पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो ये हमारे इस टाइप से हम इसको बेनिफिट्स में हम कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये है कि हम अपनी मर्जी से पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते, हमारे को देखना पड़ेगा क्लाइंट की क्या नीड है उसके हिसाब से। एंड अनडिसिप्लिन इक्लेक्टिक अप्रोच कैन बी एन एक्सक्यूज फॉर फेलिंग टू डेवलप ए साउंड रैशनल फॉर सिस्टमेटिकली एडियरिंग टू सर्टन कंसेप्ट एंड टू टेक्निक दैट आर एक्सटेंशन टू देम। अगर उन्होंने कहा कि अगर काउंसलर जो होते हैं merely pick and choose according to whims, it is likely to what they select will be a reflection of the bias। उससे क्या हो जाएगा, बायस हो जाएगी, और जो उनका पर्पस है पीछे हट जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ पिक एंड चूज से नहीं करना, अपनी मर्जी से हमें कुछ भी ऐसा बायसनेस नहीं करनी है। हमें जहाँ जैसे जिसकी नीड होती है, अगर कॉग्निटिव की नीड है तो हमें कॉग्निटिव अप्रोच को यूज़ करना है, बिहेवियर की जरूरत है तो बिहेवियर करना है। अगर हमें लोगों को देख के सोशल लर्निंग की जरूरत है तो एल्बर्ट बेंडूरा की कहने का मतलब है कि जो हमारे को चाहिए होता है उसके हिसाब से हमारे को उसी अप्रोच का हमारे को यूज़ करना है। तो सिर्फ पिक एंड चूज़ के बेस के ऊपर हमें इस अप्रोच को यूज़ नहीं करना।
फिर इन्होंने एक केस दिया हुआ है, बहुत अच्छा केस है ये इक्लेक्टिक अप्रोच का। इस केस में पूरा इन्होंने इक्लेक्टिक अप्रोच को कैसे यूज़ किया है, जैसे इन्होंने कहा है कि इट इज़ अ केस ऑफ ए वुमेन हु वाज फीलिंग फियर। उसको हॉस्पिटल का फियर था, डॉक्टर्स का था, पेन का था। अब उसकी जब मैरिज हो जाती है उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। अब वो क्या कहते हैं कि शी वॉज हैविंग फियर ऑफ पेन ड्यूरिंग द रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड। उसको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में पेन फील होता है, ठीक है। जी, डॉक्टर एडवाइस हर टू गो टू काउंसलर। अपने डॉक्टर ने क्या कहा कि आप काउंसलर के पास जाओ। काउंसलर ने क्या कहा कि उसकी केस हिस्ट्री को बहुत ध्यान से पढ़ा सुना। उसने क्या कहा, वॉज एबल टू नो द सम। काउंसलर की हेल्प से क्या हुआ कि उसकी जो क्या वो समझ पाए कि जो ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड मेमोरीज हैं उसकी, जो उसने बचपन में अपने अनकॉन्शियस माइंड में दबा ली थी। ये हमने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में की है साइकोडायनामिक में। एक इन्होंने यहाँ पे अप्रोच कौन सी कर ली हो, साइकोडायनामिक को। द काउंसलर मेड एन इंटरवेंशन स्टडी फ्रॉम डिफरेंट थेराप्यूटिक अप्रोचेज विच अपीयर्ड बेस्ट सूटेड टू वुमेन पर्सनैलिटी एंड फैमिली लाइफ। दिस स्ट्रेटजी इंक्लूडेड सम ऑफ द टेक्निक जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच को इन्होंने यूज़ किया, जो उसकी जो नेगेटिव थिंकिंग थी उसको कैसे उसको एडेप्टिव में अच्छे ढंग से उसको चेंज किया पॉजिटिव में। सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द साइकोएनालिसिस एंड सम ऑफ द क्लाइंट सेंटर। अब यहाँ पे तीसरी इन्होंने क्लाइंट सेंटर का यूज़ किया। फिर चार इन्होंने कर दी कपल थेरेपी को यूज़ कर दिया। द मेन प्रॉब्लम वाज दैट वुमेन वाज नॉट एक्सेप्टिंग द हस्बैंड बिकॉज शी थॉट दैट हस्बैंड इज नॉट एज हैंडसम। लेडी को क्या लगता था, जो हस्बैंड तो हैंडसम नहीं है जितना कि वो सोचती थी। लेकिन बाद में उसको इस चीज़ को फील कराया गया कि नहीं, थ्रू कॉग्निटिव थेरेपी द गर्ल could understand those qualities of her husband which she was ignoring to see and very lovely and caring nature। अब उसकी जब कॉग्निटिव थेरेपी की गई तो उसको उस चीज़ का समझाया गया कि उन चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर रही थी, जो ऐसी क्वालिटीज़ को जो उसके हस्बैंड में बहुत ज़्यादा हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि किस ढंग से वो काउंसलर के पास गई और काउंसलर ने उसके डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके और उसकी जो है काउंसलिंग की और उसको हेल्प की। थ्रू साइको एनालिसिस इट वॉज रिवील्ड दैट जब उसका साइको एनालिसिस किया गया तो क्या देखा गया कि जब वो 2 साल की थी तो नीचे सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, जिस कारण से उसको क्या है हॉस्पिटल जाने का डर हो गया था, है ना, कि इन हर्सेल्फ फियर अबाउट द डेथ। और जब 5 साल की हुई तो उसके फादर का एक फ्रेंड था डॉक्टर, उसने उसको टच किया था जो कि वो समझ नहीं पाई थी। तो शी डेवलप्ड फियर ऑफ डॉक्टर्स एंड सेक्स। ये बचपन की चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो थे थ्रू बिहेवियर थेरेपी। उसकी वो जो बिहेवियर था जो उसने बचपन से चला रहा था वो उसको डी कंडीशन किया, डिसेंसिटाइजेशन किया। इट वॉज पॉसिबल टू रिमूव द, उस कारण से उसके जो फियर को रिमूव किया गया थ्रू क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। द गर्ल वाज मेड टू रियलाइज हर। अब जब उसकी क्लाइंट सेंटर्ड था उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिया गया, एम्पैथेटिक एटीट्यूड दिया गया, उसको हर ढंग से जो है उसको समझा गया तो एम्पैथेटिकली। तो उसमें क्या हो गया, अपने पोटेंशियल को पहचान सकी और शी वॉज हेल्प बाय द काउंसलर टू यूज़ हर पोटेंशियल टू मेक हर होम एंड फैमिली हेल्दी एंड हैप्पी। उसके बाद क्या हुआ, अच्छे से वो अपनी फैमिली लाइफ को अच्छे से वो लीड कर पाई। द वुमन बेनिफिटेड थ्रू दिस इक्लेक्टिक अप्रोच। ये इन्होंने कहा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नाउ शी इज़ हैप्पी विद हर फैमिली एंड ब्लेस्ड विद ए बेबी। आज की डेट में अपनी फैमिली बहुत खुश है। उसका बच्चा जो अपने हस्बैंड से रिलेशन में कितना डरती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था, फियर भी था, पेन भी था, हॉस्पिटल से दूर भागती थी, डॉक्टर से दूर भागती थी, कैसे उसकी उस चीज़ को विद द हेल्प ऑफ काउंसलर, इन सब चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ दिस इक्लेक्टिक अप्रोच उसको केस इन्होंने स्टडी दी की है कि कैसे उसको एकदम ठीक करके नॉर्मल फील कराया गया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट अप्रोचेज। तो इस ढंग से इन्होंने कहा है कि कैसे आज की डेट में वो मे बी इट इज़ ए जो है ट्रू केस कि इन्होंने कहा है कि आज की डेट में वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है, इन लॉज के साथ, अपने उसके साथ बेबी बॉय भी है। तो इस वीडियो में हमारा ये यूनिट भी और ये ब्लॉग भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर